Hello students, today we are going to start with a very interesting first chapter of class 8 science, that is crop production and management. Crop production and management. आखिर गवर्नमेंट इसी चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर क्यों करना चाहती है पता है? देखिए, आप सभी समझ रहे हैं कि आज के लाइफ में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन के अगर इंक्रीज होने से फूड का डिमांड इंक्रीज होगा, फूड इंक्रीज होना चाहिए। अब अगर फूड का डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो फूड भी इंक्रीज होना चाहिए ना। तो मान के चलिए हमारे यहाँ खेत तो बढ़ नहीं रहे हैं ना, एग्रीकल्चर फील्ड तो बढ़ नहीं रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो वो घटते ही जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरल फील्ड को भी लोग क्या करेंगे, रहने के लिए यूज करने लगेंगे, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जहां देखा जाए खेतों की कमी हो जाएगी, खेती करने के लिए जगह की कमी हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को ये बताया जाए कि न्यू टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, नए टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, नए टेक्निक्स जिनके हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो कर सकते हैं और फूड के डिमांड को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमें पहला चैप्टर पढ़ना पड़ा है क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में हम पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, फुल प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, किस तरीके से हम सीड्स को चूज करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं, कैसे हम सोविंग करते हैं, सीड्स को खेतों में डालते हैं ना, इरिगेशन करते हैं, वीड्स को हटाते हैं, फिर जब प्लांट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, सीड्स दे देते हैं, तब हम उनका हार्वेस्टिंग करते हैं ना, उनका ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं, फिर उनका अच्छे से स्टोरेज करते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर करके अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है और क्रॉप का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर ये मैनेजमेंट ठीक से नहीं रहेगा ना तो फिर मान लीजिए कि क्रॉप हो ही जाए और हम उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, स्टोरेज अच्छे से नहीं कर पाए, अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाए, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, फिर पूरा अनाज बर्बाद हो जाएगा ना। इसीलिए चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मींस क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे करना है और इनको मैनेज कैसे करना है। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, अगर आप देखिए तो यहां पर एक प्लांट आपको दिख रहा है ग्रो करता हुआ, यहां पर एक प्लांट दिख रहा है आपको ग्रो करता हुआ ना। चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लीजिए। इफ प्लांट ग्रोज, मतलब अगर हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट अपने आप को ग्रो करने के लिए कौन सा प्रोसेस करता है आप जानते हो ना? फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट अपने आप को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। और आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होता है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है आप जानते भी हो कि ये कितना परसेंट है? 21% है टोटल एयर में ऑक्सीजन। टोटल 21% ऑक्सीजन है एयर में। और हम जानते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन जो है ये एकदम एफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहेगा देन हाउ कैन वी सर्वाइव, इवन वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट। हम अपने लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन का डिमांड फोटोसिंथेसिस से पूरा हो रहा है। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, उतना ही ऑक्सीजन बनेगा। और ये कौन करेंगे? प्लांट्स करेंगे। तो अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो क्रॉप प्रोडक्शन में पूरे खेत में क्रॉप्स ही तो होते हैं ना, तो सभी क्रॉप्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो इससे एक और हमारा फायदा हो गया, ऑक्सीजन का डिमांड भी धीरे धीरे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन करेंगे। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। मान लीजिए अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचा जाए इस बारे में। मान लीजिए कि यहां पर ये जो है ये ग्राउंड हो गया और ये सॉइल हो गया, ये सॉइल हो गया।
और हमने क्या किया, इस सॉइल में, ये पूरा सॉइल है, पानी जैसा बना रहे हैं लेकिन आप इसको सॉइल समझेंगे, ठीक है ना। इस सॉइल में हमने क्या किया, एक सीड डाल दिया, एक सीड डाल दिया, दिस इज अ सीड। और हमने सीड को छोड़ दिया कि बाबू सीड नाउ यू जर्मिनेट। अब ये सीड क्या करेगा, धीरे से जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, इधर रूट दे देगा और इधर की तरफ शूट दे देगा। देखिए ये सीड धीरे से जर्मिनेट कर गया और एक प्लांट के रूप में तब्दील हो गया, प्लांट बना दिया। ये सीड धीरे से जर्मिनेट होकर के क्या कर दिया, प्लांट बना दिया। मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ इस तरह का नजारा बन रहा है। किसी ने सीड को मिट्टी में डाला होगा और आज वही सीड क्या हो गया, एक प्लांट के रूप में निकल के बाहर आया है, एक बड के रूप में निकल के बाहर आया है। और यही बड धीरे 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 प्लांट बन जाएगा, यही बड धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा। अब अगर एक जगह पे डाले हैं तो कुछ इस तरह का होगा, अगर पूरे खेत में ऐसा सीड डाला गया रहता तो कुछ इस तरह का रहता नजारा, ऐसा नो, कुछ ऐसा नजारा रहता। पूरा खेत जो है क्रॉप से भरा हुआ रहता, पूरे के पूरे खेत में क्रॉप्स ही क्रॉप्स, चारों तरफ क्रॉप्स ही क्रॉप्स रहते। और फिर यही क्रॉप्स जब धीरे 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 और समय बीतता तो इनमें फ्रूट्स आ जाते, और इन्हीं फ्रूट्स को ग्रेन्स को, सीड्स को हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। हम जानते हैं कि वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, बिना खाना का हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। हमारे जिंदा रहने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज फूड, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए फूड है। आप खुद सोचो ना, आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ रहे हो ना, तो आपने खाना खाया होगा ना। सुबह में पढ़ रहे हो, मान लो आज आपने नहीं खाया, कल रात में तो खाया होगा ना। तो बिना खाना खाए तो एनर्जी आता नहीं है हमारे बॉडी में। इवन अगर खाना छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है, हम कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। द गुड फूड मेक्स हेल्दियर माइंड। अच्छा खाना खाएंगे ना तो हेल्दी माइंड रहेगा, और हेल्दी माइंड कैन ओनली डू ना द वर्क्स एफिशिएंटली। हेल्दी माइंड ही अच्छे से काम कर सकता है, एकदम पूरे एनर्जी के साथ काम कर सकता है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा भाई मेरे, तो हम खुद सोचो ना, आप काम कैसे करेंगे। तो एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए, फूड चाहिए, और फूड के लिए क्रॉप का प्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन किया नहीं जाएगा तो बहुत सारी जनसंख्या जो है वो भूखे मर जाएगी, बिकॉज क्रॉप का डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा, फूड का डिमांड पूरा हो ही नहीं पाएगा, समझे ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि फूड जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू स्टे अलाइव। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, उनको फूड चाहिए ताकि वो अलाइव, वो जिंदा रह सके। सबको, आपको, हमको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको फूड चाहिए। अगर अपने आप को जिंदा रखना है तो फूड की तो जरूरत है, तो सबको हमें फूड चाहिए। ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ ग्रोइंग क्रॉप्स, जहां पर क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। सही बात है, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ही हुआ कि क्रॉप्स को ग्रो करना, किस लिए, फॉर फूड एंड फाइबर। भाई कोई भी क्रॉप को ग्रो क्यों करेगा, फूड के लिए, ताकि लोगों का फूड का डिमांड पूरा हो सके, एंड फाइबर्स के लिए। फाइबर बहुत सारे काम में आता है, बहुत सारे काम में आता है, जैसे जूट बैग्स बनते हैं ना, रोप्स बनते हैं, बहुत सारी जगहों पे काम में आते हैं फाइबर्स ना। और फाइबर बनाने के लिए आप खुद सोचो ना, ये जो धागे बन रहा है ना, कॉटन क्लॉथ्स बन रहे हैं, ये सब कपड़े उपड़े बन रहे हैं, ये सब फाइबर है, ये सब फाइबर है। तो हमारे लिए अगर हम अच्छे से ग्रो करेंगे ना क्रॉप्स को, तो हमारे फूड के और प्लस हमारे फाइबर के, मतलब हमारे खाने के और कपड़े के, दोनों के चीजों को, दोनों के नीड्स को पूरा कर देंगे। बहुत पहले बोला गया था आवर बेसिक नीड्स क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब कपड़ा, और मकान तो चाहिए ना बाद में। तो वही बात है, रोटी और कपड़ा दोनों का जुगाड़ यहां पर हो गया। अगर प्लांट्स को ग्रो अच्छे से कर रहे हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से कर रहे हैं ना, तो ये दोनों चीजों में हेल्प करेगा हमें। क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड्स ग्रेन्स। क्रॉप प्रोडक्शन में ग्रेन्स आते हैं, ग्रेन मतलब अनाज होता है, और अनाज ही खा के हम जिंदा रहते हैं। कॉटन,
कपड़े बनते हैं, टोबैको तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, लिखा रहता है ना अक्सर चीजों पे, लोग सिगरेट पीते हैं या फिर कुछ भी तो लिखा रहता है टोबैको कॉजेज कैंसर, तो वही टोबैको है, ये कैंसर कॉज कर देगा। फ्रूट्स फल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, नट्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में सब चीजें आ जाती हैं। अगर हम कहें कि स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, सो दिस इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन करना और उनका मैनेजमेंट करना, क्रॉप का अच्छे तरह से प्रोडक्शन करना और उनका मैनेजमेंट करना। प्रोडक्शन तो जरूरी है, इस प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एसेंशियल टेक्निक्स का यूज करेंगे। आज इतना मॉडर्न वर्ल्ड है, अगर हम टेक्निक्स यूज नहीं करेंगे तो कहां से क्रॉप बिल्डिंग हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हाई यील्डिंग हो, अगर हम चाहते हैं कि हाई यील्डिंग हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यील्डिंग हो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़े ना, आप खुद सोचिए पुराने जमाने से और नए जमाने से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले क्या होता था, इतना बड़ा एक फील्ड है, इस फील्ड में 100 केजी अनाज हो रहा था, लेकिन आज देख लीजिए इसी फील्ड में 200 केजी अनाज हो रहा है, 300 केजी अनाज हो रहा है, 500 केजी अनाज हो रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्निक्स, नए टेक्निक्स के आ जाने से। आप खुद सोचो ना कि पहले क्या होता था, लोग जैसे बारिश नहीं हुआ इस साल तो लोग कहते थे इस साल अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं हो पा रहा है ना, बारिश के भरोसे लोग बैठे रहते थे। लेकिन आज अगर बारिश ना भी आए तो लोग क्या करेंगे, कई तरह के इरिगेशन के सिस्टम आ चुके हैं, ढेकली सिस्टम आ चुका है, स्प्रिंकलर सिस्टम आ चुका है ना, कई सारे सिस्टम आ चुके हैं। इन सभी सिस्टम्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगर न्यू मॉडर्न दिखाई देता है, स्प्रिंकलर मॉडर्न हो गया यार, नया टेक्निक हो गया, इससे क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप्स को अच्छे से इरिगेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, मैन्योर्स के भरोसे लोग बैठे रहते थे, गाय के गोबर के भरोसे लोग बैठे रहते थे, ज्यादा मिट्टी अगर पैदावार नहीं कर रहा है छोड़ दिए, पड़ती छोड़ दिए, बैरन छोड़ दिए, छोड़ो यार 2 साल पड़ती है ऐसे ही, हाँ। लेकिन आज कोई छोड़ रहा है नहीं, आज फर्टिलाइजर्स के भरोसे हम बैठ रहे हैं, नए टेक्निक्स आ चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा सा हमारे लिए हार्मफुल तो होगा, अब पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है और सबके डिमांड को पूरा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये तो ओबियस है, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन आप खुद सोचिए कि यील्डिंग भी तो बढ़ रहा है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर सबका पेट ठीक से भरना है तो यील्डिंग तो बढ़ाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, चूहे लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, लोग भरोसे बैठे रहते थे नेचर के। आज क्या है, पेस्टिसाइड्स डाल दिया जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स डाल दिया जाएगा, इन चूहों को, कीड़ों को मार दिया जाएगा। तो नए टेक्निक्स आ गए हैं और इसी का नॉलेज फार्मर्स को देना है। आज कई सारे एनजीओज आ गए हैं जो इसके बारे में फार्मर्स को जो है बता रहे हैं, फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा है कि आप खेतों में इस तरह का सिस्टम अप्लाई करो, ये सभी आप पेस्टिसाइड्स डालो, इस तरह से आप खेतों को इरिगेट करो, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। ओके, तो अब आता है नया टॉपिक, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे बोलेंगे, इंटरेस्टिंग ना, एग्रीकल्चर किसे बोलेंगे। देखिए इसमें एक चीज है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो, किसी चीज को ग्रो करना, टू ग्रो, कल्चर करना। मतलब इसमें हम प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, और हम चाहें तो एनिमल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मतलब होता है नॉट ओनली प्लांट्स। हम बात सही है, क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर का नाम है, बात सही है कि चैप्टर के नाम में सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन है, लेकिन हमें प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी ग्रो करने की जरूरत है। सिर्फ प्लांट के हेल्प से आप सभी लोगों के फूड के डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्लांट्स के हेल्प से सारा फूड का नीड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा मेरे भाई। इसके लिए हमें एनिमल्स का सहारा लेना पड़ेगा, हमें एनिमल्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए क्रॉप है, हमने एक छोटा सा सीड डाल दिया, मिट्टी में एक सीड डाल दिया, और ये सीड धीरे 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 प्लांट बन गया, और प्लांट बन करके क्या किया, हमें ढेरों सारा चीज देने लगा। हमें ग्रेन देना स्टार्ट कर दिया, अनाज देने लगा, हमने सीड्स देना स्टार्ट कर दिया, हमें ऑयल देना स्टार्ट कर दिया, हमें फाइबर देना स्टार्ट कर दिया। बात सही है कि एक प्लांट बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन सिर्फ प्लांट से
ऑल फूड नीड को पूरा नहीं किया जा सकता है, सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें मिल्च एनिमल्स पर भी डिपेंड होना पड़ेगा। ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। मिल्च एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और मिल्क के प्रोडक्शन से क्या फायदा होता है, अगर मिल्क का प्रोडक्शन होगा, आप जानते हो ना मिल्क को क्या बोलते हैं अपन, मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है। कंप्लीट फूड मतलब फूड में जितना भी चीज चाहिए होता है ना, वो सब चीज इसमें मिल जाएगा। हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, सेम टाइप का फूड खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं। हम लोग डेली लाइफ में अपने फूड का हैबिट चेंज करते रहते हैं, कभी दाल चावल सब्जी खाते हैं ना, कभी हम लोग चिकन मटन खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म होता है, अगले 6 से 8 महीने तक सिर्फ मदर्स मिल्क पर फीड करता है, सिर्फ मदर्स मिल्क पर डिपेंड करता है, पानी भी नहीं दिया जाता उसे, सिर्फ मदर्स मिल्क, माँ के दूध पे जिंदा रहता है वो। क्यों? क्योंकि मिल्क इज कंप्लीट फूड। हमें जो अनाजों से मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, जो ऑयल से मिल रहा है फैट्स लिपिड्स, जो मीट से अंडे से मिल रहा है प्रोटीन, हर एक चीज जो हमें अपने अनाज से मिल रहा है, मीट से मिल रहा है, वो सारा चीज इस मिल्क में है, हर चीज है इस मिल्क में, इसीलिए इसे कंप्लीट फूड बोला जाता है। तो मिल्च एनिमल्स को ग्रो करना जरूरी है, इसका रियरिंग करना जरूरी है। हम लोग बर्ड्स को रियर कर रहे हैं आजकल, बर्ड्स को रियर कर रहे हैं। ये बर्ड्स दो नीड्स को पूरा कर रहे हैं, पहला ये मीट के नीड को भी पूरा कर देते हैं और एग्स के नीड को भी पूरा कर देते हैं। पहले ये अंडे देंगे और अंडे देते देते जब ये अंडे देने के लायक नहीं रहेंगे तब इनको बना दिया जाएगा मीट, मतलब दोनों ही नीड्स को हमारे पूरा करेंगे। अगर देखा जाए फिशरीज को देखिए, मछलियां हमारे यहां अगर साउथ एरिया में चले जाइए या कोलकाता वाले रीजन में चले जाइए, उधर बहुत अलग अलग टाइप के फिशरीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो लोग समुद्र से बहुत सारे फिशेज को निकालते रहते हैं। कई सारे जगहों पर, अपने यहां भी देख लीजिए, बिहार यूपी इन सभी जगहों पर बड़े बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं और उस तालाब में मछलियों को पाला जा रहा है। बड़े बड़े तालाब बना बना के उनमें मछलियों को पाला जा रहा है और उन मछलियों से फिर जब बड़े बड़े हो जा रहे हैं तो उनको सेलिंग करके प्रोड्यूस किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर सेलिंग किया जा रहा है ताकि लोगों का फूड डिमांड पूरा हो सके। तो फिशरी प्रोडक्शन भी बहुत हेल्पफुल हो रहा है ना। हनी बीज से क्या निकलता है, हनी, इनसे हनी निकलता है, वैक्स निकलता है। इस वैक्स को, हनी को हमारे डेली लाइफ में यूज किया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बी प्रोडक्शन, हनी बी प्रोडक्शन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ प्लांट्स की नीड पूरा होना नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब हो गया प्लांट्स विथ एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही रियर किया जाएगा, दोनों की ही जरूरत पड़ेगी वहां पे। ओके, एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, जहां दोनों की ही नीड पड़ रही हो। तो हम कह सकते हैं यहां पर एग्रीकल्चर इज अ साइंस ऑफ ग्रोइंग। एग्रीकल्चर क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स। इसमें प्लांट्स को भी ग्रो किया जाएगा और एनिमल्स को भी रेज किया जाएगा दैट आर यूजफुल टू द ह्यूमन, जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मेन ह्यूमन बींग्स अपने फायदे का ही काम कर लेते हैं, हम सभी अपने फायदे का ही काम करते हैं। कभी सोचे हो कि चलो यार थोड़ा सा जो है इस चीज का प्रोडक्शन कर देते हैं, इस तरह का क्रॉप का प्रोडक्शन कर देते हैं, हाथी को अच्छा लगता है, इसका प्रोडक्शन कर देते हैं, हमारे कुतुआ को अच्छा लगता है, नहीं बोलते ना। हम लोग क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं अपने लिए, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए। बिकॉज बड़ा तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन का बढ़ रहा है ना, कुतुआ सबका तो बढ़ नहीं रहा है ना। गुड, वी ऑब्टेन फूड, हमें खाना मिलता है, अनाज मिलता है ना, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्लांट से। प्लांट से हमें ढेर सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फूड, ग्रेन्स, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आपको लाइन बाय लाइन जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इनको समझते चलिएगा, बिकॉज जो भी डीपीपीस दिए जाएंगे ना, वो इन्हीं में से दिया जाता है आपको बनाने के लिए। और देखा जाए, वी ऑब्टेन मीट, एग्स,
मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल्स से, जानवरों से हमें मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, मिल्क मिलता है, और भी चीज मिलती है। जैसे सीप है तो उसे क्या मिलेगा, फाइबर मिलेगा, जिससे स्वेटर वेटर बुना जाता है। मिलता है कि नहीं? सीप से फाइबर मिल सकता है जिससे स्वेटर बुना जाता है, ऑयल मिल सकता है, तेल मिल सकता है, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय अस फॉर आवर मेटाबॉलिज्म। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना भाई। आपको पढ़ाने के लिए हमें तो एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए हमें तो खाना खाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि द एनर्जी यूटिलाइज्ड, हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, उस यूटिलाइज्ड एनर्जी को अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी और अपने फंक्शंस पे खर्चा करते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उस पे खर्चा करेंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में हम उस पे खर्चा करेंगे। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए हमारा एनर्जी खर्च हो रहा है। ओके, अब आता है फार्मिंग। यहां से स्टार्ट होता है कि फार्मिंग कैसे किया जाए ना। फार्म क्या होता है, फार्मिंग कैसे किया जाता है। देखिए बाबू, वही बात जो अभी अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करना। तो प्लांट्स और एनिमल्स को जो ग्रो किया जाता है ना, इसको बोलते हैं फार्मिंग। पुराने जमाने में हम लोग सुनते थे कि ये उनका फार्म है, हाँ उनके फार्म पे जाना चाहिए ना। अक्सर मूवीज में नाम आता है फार्म हाउस। तो ये इसका मतलब हो गया ना कि बहुत दूर एक एरिया होता है जो खेतों के बीच में रहेगा, जहां से फार्मिंग का काम होगा, फार्मर्स वहां से काम करेंगे ना। वहां से अगर मान के चलिए कि एग फार्मिंग हो रहा है ना, मिल्क फार्मिंग हो रहा है, हनी फार्मिंग हो रहा है, किसी भी चीज को वहां से प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो फार्मिंग मीन्स प्रोडक्शन। फार्मिंग का मतलब प्रोडक्शन भी हो सकता है। ओके, तो हम कह सकते हैं वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें हमारा जो खाना है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। We get our food from plants and animals. The cultivation of plants for food is called farming. और ये कौन करता है? This is done by farmers. ये farmers करते हैं cultivation. The cultivation of plants for food is called farming. Agriculture is the science of practicing farming. इसी फार्मिंग करने का जो साइंस होता है ना, इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं। मीन्स फार्मिंग इज एग्रीकल्चर। अगर फार्मिंग नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है। तो एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग। जितना हम लोग फार्मिंग करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे। तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज फार्मिंग, तो आप इतना ही आंसर करना कि फार्मिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगर हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे एग्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे मीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो जिस भी चीज का हम प्रोडक्शन अपने फूड के लिए कर रहे हैं, फूड के लिए कर रहे हैं ना, फूड के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। उसी को हम फार्मिंग बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? मतलब अगर हम एक काम करते हैं, बताते हैं आपको कि सपोज कीजिए हम थोड़ा सा डेट लाइन लेके चलते हैं। डेट लाइन बड़ा सुंदर लगता है। आज का जो टाइम है, जो आज वीडियो ये बन रहा है, ये 2024 एडी में बन रहा है, 2024 एडी में बन रहा है। एडी में बन रहा है। ये 2024 आखिर कैसे आया? तो बहुत साल पहले, 2024 साल बीत चुके हैं। तो अगर हम बैक में चलते हैं ना, जहां पर जीरो होगा, जीरो वहीं से ना आगे बढ़ा होगा, 0 1 2 3 4 2024। तो ये जो है ना, ये जीसस के नाम पर चलता है। जीसस के नाम पर, सब जीसस के नाम पर चलता है। जीसस जो थे ना, क्रिश्चियनिटी में जो जीसस होते हैं, उनका जो जन्म या मरण जो भी हुआ, उसी को हम जीरो मानते हैं। तो जीसस के बाद का जो समय है, आफ्टर जीसस एंड आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, तो जीसस के बाद के टाइम को एडी बोलते हैं, और जीसस के पहले के टाइम को बीसी बोलते हैं। बीसी, जीसस के पहले के टाइम को बीसी बोलते हैं, बिफोर द क्राइस्ट। बिफोर द क्राइस्ट
जीसस क्राइस्ट के पहले का समय है, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, जीसस के डेथ के बाद का टाइम होता है। मतलब अगर आज से आपके से कोई बोलता है कि 100 बीसी या 200 बीसी की बात है, 200 बीसी, तो जैसे ही 200 बीसी बोलेगा ना, तो आज से वो समय कितना पहले हो गया, तो आज से 2000 साल, और वहां से भी 200 साल पहले, 2200 साल पहले, 2200 साल हो गया। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि 200 बीसी, 200 बीसी, इसका मतलब कितना हो गया, 2200 ईयर्स अगो, 2200 साल पहले। कोई बोलता है 500 बीसी, तो बोलो तो दिमाग में अपने सोचो तो क्या होना चाहिए, 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, 2500 बीसी, 500 बीसी अगर बोल रहा है, तो सोचिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 10,000 बीसी का, 10,000 बीसी का बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर 10,000 बीसी, 10,000 बीसी, तो आज से लगभग 10,000 बीसी से लगभग 12,000 साल पहले से यहां से आगे एग्रीकल्चर का सबूत है हम लोगों के पास, एग्रीकल्चर का सबूत है। उससे पहले ह्यूमन बींग्स एग्रीकल्चर नहीं थे, ह्यूमन बींग्स क्या थे, नोमैडिक थे, नोमैडिक, घुमंतु जीवन जीते थे, घुमंतु, घुमंतु जीवन जीते थे, घूम घूम के लोग जीते थे। पहले आज इस जंगल में रहेंगे, उस जंगल में रहेंगे, वहां का सारा खाना खा जाएंगे, फिर दूसरे जंगल में जाएंगे, वहां का खाना खा जाएंगे, फिर तीसरे जंगल में खाएंगे जाएंगे, वहां पे खा जाएंगे, घूम घूम के जीते रहते थे। उनको नोमैडिक बोलते हैं, नोमैडिक, जो एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनको नोमैडिक्स बोलते हैं, नोमैडिक्स। तो घुमंतु जीवन जीते थे। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में है, ऐसा देखा गया है कि लगभग आज से 12,000 साल पहले, मींस 10,000 बीसी में, इन घुमंतु लोगों ने एग्रीकल्चर, फील्ड्स बनाना सीख लिया, फील्ड्स, खेत बनाने सीखे, फार्मिंग करना सीख लिया कि फार्मिंग कैसे किया जाता है, इन्होंने सीखा फार्मिंग कैसे किया जाता है, ये सीख लिया। तो अगर कोई पूछता है कि क्या है हिस्ट्री एग्रीकल्चर का, तो आप यही चीज बोलिएगा कि पुराने जमाने से ही लोग घुमंतु जीवन जीते आए हैं, मीन्स नोमैडिक्स के रूप में जीते आए हैं, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी यहां पे, कभी वहां पे, खाने के लिए घूमते रहते थे हमेशा। लेकिन आज से लगभग 12,000 साल पहले, मीन्स 10,000 बीसी में क्या हुआ, लोग वहां से एक जगह पे रहना सीख लिए, खेती करना सीख लिए, है ना, खेती करना, अब घूमने की जरूरत नहीं थी, वो खेती कर रहे थे। उनको मालूम था कि हम जो अनाज खा रहे हैं इसमें से थोड़ा सा बचा के अगर फिर से जमीन में लगा देंगे तो फिर 6 महीने बाद वही अनाज दोबारा निकल के आएगा, फिर हम उसे खा सकते हैं। तो अब लोगों को यह पता चल चुका था कि खेती कैसे किया जाता है, मीन्स फार्मिंग कैसे किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वी कैन से। तो वही बात है यहाँ पे कि टिल 10,000 बीसी, लगभग 12,000 साल पहले तक, पीपल वर नोमैडिक, पीपल जो थे वो घुमंतु जीवन जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। दे यूज टू वांडर, वांडर मीन्स होता है घूमना, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। वांडर इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड मतलब होता है खाने की तलाश में, इन द सर्च ऑफ फूड, और शेल्टर रहने की तलाश में, ताकि उनको रहने का अच्छा घर मिल सके। मान लीजिए जिस जगह पे वो रहते हैं, बारिश के कारण वो पूरा जगह तबाह हो गया, अब वहां पे रहने के लायक वो जगह है ही नहीं, बारिश के चलते। जिस जगह पे वो रहते हैं वो बारिश के चलते नहीं रह सकते, तो क्या करेंगे, जगह बदलेंगे ना भाई अपना, बारिश में तो मरेंगे नहीं। हाँ, दे यूज टू ईट रॉ फ्रूट्स, वो कच्चे फल खा जाते थे, कच्चे वेजिटेबल्स खा जाते थे। एंड हंट एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों का शिकार करते थे, लोग जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन दे कुड कल्टीवेट एंड प्रोड्यूस राइस, बाद में वो लोग
राइस को, चावल को कल्टीवेट कर पाए, इसकी खेती कर पाए, वीट की खेती कर पाए और दूसरे क्रॉप्स की खेती कर पाए। धीरे धीरे चावल, गेहूं और दूसरे अनाजों की खेती हो गई और इसी तरीके से एग्रीकल्चर का क्या हो गया, जन्म हो गया। मतलब पहले पहले लोग तो घूम घूम के ही जीवन जीते थे, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया यार घूमने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। तो लोग रुक के एक ही जगह पे फिर खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिए और क्या, एग्रीकल्चर चालू हो गया। अब आता है क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप किसको बोलेंगे? देखिए, अगर आपके घर पे कहीं पे एक प्लांट लगा है, जैसे मान लीजिए ये आपका घर हो गया, ये आपका घर हो गया। छोटे थे तो हम लोग ऐसे ही घर बनाते थे ना, छोटे थे तो हम लोग ऐसे ही घर बनाते थे ना, दरवाजा खुला रख देते हैं। ये आपका घर हो गया और आपके घर के पास में यहां पर कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है। मान लीजिए ये टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट, कोई एक प्लांट है। तो आप इसे क्रॉप नहीं बोल सकते हो, आप इसे बस प्लांट बोलोगे, प्लांट, क्रॉप नहीं बोलोगे। इट इज प्लांट, यस, इट इज क्रॉप, नो, हम इसे क्रॉप नहीं बोल सकते हैं। क्रॉप का मतलब होता है कि एक ही तरह के, जैसे अगर ये टोमेटो है ना तो पूरा खेत टोमेटो का ही हो, एक ही तरह के प्लांट्स की खेती, मतलब बहुत सारे नंबर में अगर कोई एक ही तरह के प्लांट्स हैं तो हम उन्हें क्रॉप्स बोलेंगे। बहुत ज्यादा नंबर में अगर हैं तो हम उन्हें क्रॉप्स बोलेंगे। ओके, जैसे आप देखिए ये व्हीट क्रॉप्स हैं, ये व्हीट है, व्हीट गेहूं है। तो देखिए पूरे खेत में गेहूं ही दिख रहा है, चारों तरफ गेहूं ही गेहूं दिख रहा है, नथिंग एल्स। चारों तरफ गेहूं ही गेहूं दिख रहा है, नथिंग एल्स। सो हम यही कह सकते हैं कि व्हीट मतलब जो गेहूं है ये क्रॉप के रूप में यहां पे शो हो रहा है। ये देखिए पार्ले सॉरी मेज बोलते हैं, मकई है, मेज है ये, मेज, मैकोई बोलते हैं, मैकोई ना, मकई है ये। पूरे खेत में देखिए मेज, मकई का ही खेती हो रहा है, पूरा खेत में मकई है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्रॉप के रूप में है अभी ना। ये देखिए टोमेटो, ये टोमेटो हो गया, टमाटर हो गया, पूरे खेत में टमाटर ही टमाटर हैं, चारों तरफ टमाटर की फार्मिंग की गई है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्रॉप हो गया। क्रॉप का मतलब होता है, क्रॉप का मीनिंग होता है कि एक ही तरह का पूरा खेत होना चाहिए, एक ही तरह के प्लांट्स होने चाहिए। एक से ज्यादा तरह के भी हो सकता है, नंबर ज्यादा होना चाहिए यार, नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो वही बात है, व्हाट इज क्रॉप? व्हाट इज क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही तरह के प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, दे आर कॉल्ड क्रॉप्स। जब एक ही टाइप के प्लांट्स, जब एक ही टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हो, ग्रो किए जा रहे हो, कल्टीवेट किए जा रहे हो लार्ज स्केल पर, तब हम उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। एक ही तरह के प्लांट होने चाहिए, सब के सब लार्ज स्केल पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। दैट ऑफ नहीं होना चाहिए ना, दोज ऑफ होने चाहिए, दोज ऑफ, आर दोज ऑफ व्हीट। जितने भी उस फील्ड में, उस खेत में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स किस चीज के हैं, व्हीट के ही हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप के क्या क्या टाइप्स होते हैं? बात तो सही है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। क्रॉप के क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखिए हम डेली जो खाना खाते हैं ना उसमें अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स। जैसे दाल खाते हैं ना, तो दाल और चावल सेम थोड़ी है, दाल और चावल सेम थोड़ी है। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। तो दो अलग अलग टाइप के क्रॉप हो गए कि नहीं हो गया? इसलिए टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ने हैं। जैसे आप देखिए इधर टाइप्स है, उधर एग्जाम्पल है। पहला टाइप, अगर हम सीरियल्स का बात करते हैं, सीरियल्स अनाज का बात करते हैं या ग्रेन बोल दीजिए, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मकई हो गया, ये अनाज में आते हैं, ये अनाज में आते हैं। लेकिन पल्स अगर दाल की बात करते हैं तो ग्राम, ये चना हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, बीन हो गया,
पी हो गया, ये सब क्या होते हैं, दाल में आता है। मटर का दाल, चना का दाल ना, ये सभी दाल के रूप में हमारे यहाँ यूज होते हैं। ऑयल सीड्स के रूप में देखा जाए, ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स जिससे ऑयल्स निकाले जाते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ग्राउंड नट ऑयल होता है, ग्राउंड नट, सनफ्लावर होता है, कैस्टर होता है। कैस्टर जानते हो, रेड़ी का तेल होता है, रेड़ी का तेल गांव में खूब मिलता है ये सब, रेड़ी का तेल। अब लोग यूज नहीं करते हैं कैस्टर ऑयल को जनरली। ये सभी से तेल निकाला जाता है, तेल वाले प्लांट्स हो गए, तेल वाले क्रॉप्स हो गए ना। प्लांटेशन क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिनका प्लांटेशन किया जाता है किसी दूसरे पर्पस के लिए, खाने के लिए नहीं, किसी दूसरे पर्पस के लिए। जैसे चाय हो गया, चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, नारियल खाने के लिए, अनाज के रूप में इनको यूज नहीं किया जा रहा है। दीज आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स जिनसे चीनी निकाला जाता है, जैसे शुगर केन से चीनी निकाला जाता है, बीटरूट से चीनी निकाला जाता है। बीटरूट समझते हो, चुकंदर, चुकंदर लाल रंग का नहीं होता है, लोग कहते हैं खूब खून होता है उसमें, उन सब से चीनी निकाला जाता है। तो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं बाबू, क्रॉप्स होते हैं, याद रहेगा ना। अलग अलग टाइप के ना क्रॉप्स होते हैं। ओके, क्रॉप सीजन्स इन इंडिया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खूब अच्छे से इसको समझिएगा। क्रॉप सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में क्रॉप के लिए अलग अलग सीजन्स तय किए गए हैं। जैसे हम एक छोटा सा अगर यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, ऐसे सर्कल बना देते हैं, ज्यादा सुंदर होगा। ऐसे एक सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, मान के चलिए कि दिस इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं जनवरी, इसको हम जनवरी बोल देते हैं, जनवरी। इसको बोल देते हैं मार्च, इसको बोलते हैं मार्च ना। ये हो जाएगा, सपोज करते हैं ना, जून, इसको हम जून बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं सितंबर, इसको हम सितंबर बोल देते हैं। 3-3 महीने का लेके चल रहे हैं, 3-3 महीने का। और इसे हम बोल देते हैं क्या, दिसंबर, दिसंबर बोल, इसे हम बोल देते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। थोड़ी सब कौन एंट्री देते रहेगा, तो खूब बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा, खूब अच्छे से। यहाँ पे कि एक सीजन हो गया जून से लेके सितंबर तक का सीजन, ये एक सीजन हो गया जून से सितंबर। अच्छा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा और सुंदर दिखाते हैं इसको। जून से सितंबर का सीजन, इसको रेनी सीजन भी बोला जाता है, इसको रेनी सीजन भी बोला जाता है, रेनी सीजन। आप जानते हो इसी में सबसे ज्यादा बारिश होता है, इसी समय में, इसको रेनी सीजन बोला जाता है। और बहुत ज्यादा धूप पड़ता है इस समय, बहुत ज्यादा धूप पड़ता है। तो वैसे प्लांट्स को इस सीजन में रखा जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए, जिनको ना ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए, एंड मोर सनलाइट ना, मोर सनलाइट, जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए, उन सभी प्लांट्स को यहां पे रखा जा रहा है। तो ये एक सीजन हो गया रेनी सीजन, जहां पे पानी भी ज्यादा मिलेगा प्लांट्स को, और मोर सनलाइट, सनलाइट भी ज्यादा मिलेगा प्लांट्स को। क्लियर। दूसरा सीजन आता है अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक का सीजन, ये अक्टूबर से मार्च तक का सीजन। कुछ लोग अक्टूबर में खेती कर लेते हैं, कुछ लोग नवंबर में करते हैं, कुछ लोग दिसंबर में करते हैं, कुछ लोग जनवरी में करते हैं। ये 6 महीने का रीजन होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का सीजन होता है। इसमें लो सनलाइट, लो सनलाइट, इसमें सनलाइट कम मिलता है, लो सनलाइट, कम सनलाइट मिलता है, लो वाटर ना,
लो वाटर, इसमें पानी भी कम मिलता है। तो देखिए ये एक सीजन है जिसमें पानी ज्यादा मिल रहा है, सनलाइट भी ज्यादा मिल रहा है, और ये एक सीजन है जिसमें पानी भी कम मिल रहा है और सनलाइट भी कम मिल रहा है। तो सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा वाटर चाहिए, ज्यादा सनलाइट चाहिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कम वाटर चाहिए, कम सनलाइट चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है, इनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर है ना? और यहां पे जो है दिस, इसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। तो दो तरह का सीजन मेन होता है, एक होता है खरीफ क्रॉप्स का और एक होता है रबी क्रॉप्स का। तो ये पूरा सीजन चल गया, लेकिन आपके नजर में आ रहा होगा अभी भी ये वाला रीजन खाली चल रहा है। दो सीजन्स के बीच के, रबी और खरीफ के बीच का ये 3 महीने का सीजन खाली चल रहा है। तो इस समय में अगर हम किसी भी चीज की खेती करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जेड क्रॉप्स। इनको हम जेड क्रॉप्स बोलेंगे, जेड क्रॉप्स। इसको जैद क्रॉप्स भी बोलते हैं, JAYAD, जैद क्रॉप्स भी बोलते हैं, जैद क्रॉप्स। इनको जेड क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें मार्च से जून के बीच में, मतलब दो क्रॉप्स के बीच में जो खाली टाइम बच रहा है ना, उसमें इनकी खेती कर दी जा रही है। जो खाली टाइम बच रहा है उसमें इनकी खेती की जा रही है। और देखिए हम जो यहाँ पे बता रहे थे, देखिए कुछ लोग होते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, किसी भी मंथ में ना लोग गेहूं की खेती करते रहते हैं। जनवरी तक खेती किया जाता है गेहूं का, अब मार्च अप्रैल में कटिंग कर लिया जाता है। तो जो पहले खेती करता है वो पहले काट लेता है, जो बाद में खेती करता है वो बाद में काटता है। तो टोटल कितने क्रॉप्स हो गए सीजन्स के अनुसार? 3 क्रॉप्स हो गए। एक हो गया खरीफ क्रॉप, दूसरा हो गया रबी क्रॉप्स, और तीसरा हो गया जेड क्रॉप्स। और आपको डेटलाइन भी याद हो गया ना अच्छे से? डेटलाइन भी याद हो गया। कैसे डेटलाइन स्टार्ट हुआ याद हो गया? जून से लेके सितंबर तक, जून से सितंबर, गर्मी की छुट्टी आपकी जो खत्म होती है कब? जून में ना, तो उसी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जून से सितंबर खरीफ क्रॉप्स, रेनी सीजन, हाई सनलाइट। अक्टूबर से मार्च लो सनलाइट, लो वाटर, रबी क्रॉप्स। और मार्च से जून के बीच में जैद क्रॉप्स या जायद क्रॉप्स बोलते हैं, 2 के इंटरवल में। तो 3 तरह के सीजन्स होते हैं इंडिया में क्रॉप्स के लिए, खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप्स। तो चलिए इसको पढ़ लिया जाए ना, आ जाओ भाई। ऑल क्रॉप्स डू नॉट ग्रो ड्यूरिंग द सेम सीजन। दुनिया के सारे क्रॉप्स, ऑल क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन द सेम सीजन। सारे क्रॉप्स एक ही सीजन में ग्रो नहीं करते हैं। सम ग्रो इन समर एंड अदर इन विंटर। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो समर में हाई सनलाइट, हाई वाटर चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लो सनलाइट, लो वाटर चाहते हैं। तो कोई चाहता है ज्यादा सनलाइट, कोई चाहता है कम। तो कुछ समर में होंगे और कुछ विंटर में होंगे। ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रोइंग सीजन, क्रॉप्स इन इंडिया फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में चले जाते हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। 2 सीजन्स में बट गए, खरीफ और रबी। तो याद रहेगा खरीफ कौन था? अरे भाई खरीफ से स्टार्ट करना है ना, खरीफ से ही स्टार्ट करना है। के पहले आता है कि आर पहले आता है? एबीसीडी में कौन पहले आता है, के या आर? के पहले आता है। तो के, खरीफ से स्टार्ट करना है। और कब से स्टार्ट करना है? गर्मी की छुट्टी खत्म होगी तब से। गर्मी की छुट्टी कब खत्म होता है? जून में। तो जून से स्टार्ट कर लेना है। ओके, जून से स्टार्ट कर देना है। तो वही बात है, खरीफ क्रॉप्स जून से सितंबर, रबी क्रॉप्स अक्टूबर से मार्च, और जायद क्रॉप्स कौन हो गए? अप्रैल, मई, जून, मतलब बीच का, मार्च से जून के बीच वाला रीजन हो गया। इन आवर कंट्री द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ना तो ये चेंज हो जाता है, वैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम जाते हैं तो। जैसे मान लीजिए अपने बिहार में है ना, तो बिहार में देखिए
कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल रहता है, रेनफॉल भी नॉर्मल रहता है। राजस्थान में चले जाइए, वहां पर टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी कम है, रेनफॉल कम है। मेघालय में चले जाइए, रेनफॉल हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, टेम्परेचर कम है। तो अपने इंडिया में, अपने कंट्री में हर एक जगह रीजन टू रीजन सारे टेम्परेचर, सारे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब अलग अलग है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग प्लांट्स। समझ में आ रहा है? इन्वायरमेंट अलग अलग होगा तो प्लांट्स भी अलग अलग होंगे, इसीलिए हर जगह पर हर टाइप का प्लांट नहीं हो सकता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। भले ही इतनी बड़ी डाइवर्सिटी दिख रही है, इतना ज्यादा अलग अलग टाइप का क्रॉप सीजन बन सकता है इंडिया में, लेकिन फिर भी दो सबसे मेन कैटेगरी होता है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ये तो एक्स्ट्रा में हम आपको बताएंगे जायद क्रॉप्स के बारे में ना। चलिए, खरीफ क्रॉप्स पढ़ लिया जाए। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिनको रेनी सीजन में उगाया जाता है उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। सोविंग ऑफ सीड्स is done in the beginning of the monsoon season in the month of June। जून के महीने में सीड्स का सोविंग कर दिया जाएगा, मतलब सीड्स को खेतों में डाल दिया जाएगा। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, कब फसल को काटा जाएगा, इज डन बाय द एंड ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर। सितंबर के महीना आते आते क्रॉप्स को काट लिया जाएगा ना। मतलब जून के महीने में खेती की जाएगी, सीड्स को डाला जाएगा खेतों में सॉरी, और सितंबर आते आते क्रॉप्स को काट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइस, पैडी। देखिए अभी जो समय चल रहा है, अभी धान का कटनी चल रहा है। धान का कटनी, धान काटने वाला जो बात है, ये सितंबर में ही चालू हो गया था। कुछ जगह पे सितंबर में, कुछ जगह अक्टूबर में, कुछ जगह नवंबर में, अलग अलग सीजन्स में लोग काट रहे हैं। मेज, मकई हो गया ना, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा, ये सब हो गए। ये सब के सब खरीफ क्रॉप्स होते हैं। सबको ज्यादा मात्रा में वाटर चाहिए, सबको ज्यादा मात्रा में सनलाइट चाहिए ना, इसलिए इन सबको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठंडे के दिन में हो रहे हैं, कम सनलाइट, कम वाटर। जाड़े के मौसम में कम सनलाइट भी मिलता है, कम वाटर भी मिलता है। दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। हम इनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं बाबू लोग? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। दीज क्रॉप्स आर जनरली सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। इनको विंटर सीजन के स्टार्टिंग में ही डाल दिया जाता है खेतों में, इन द अक्टूबर नवंबर जनरली, एंड हार्वेस्टेड बाय द मंथ ऑफ मार्च। जैसे अब गेहूं का खेती किया जाएगा और मार्च अप्रैल आते आते गेहूं का कटनी कर लिया जाएगा। क्या? गेहूं का कटनी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले गेहूं आता है, वीट, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, चना, पोटैटो, पी, मस्टर्ड, ऑयल लिनसीड, etc। ढेर सारी चीजें हैं, इनको कम सनलाइट चाहिए तो इनको विंटर सीजन में डाला जाता है। अक्सर हमारे यहाँ जो बिहार में क्या किया था ना, जब शुगर केन की खेती की जाती है, शुगर केन समझते हो ना, क्या बोलते हैं शुगर केन? शुगर केन हिंदी में गन्ना बोलते हैं ना। जब गन्ने की खेती की जाती है तो गन्ने के साथ में देखिएगा मस्टर्ड डाल दिया जाता है, मस्टर्ड डाल दिया जाता है, सरसों डाल दिया जाता है। इसीलिए जनवरी के महीना में खूब सरसों का साग मिलता है, सरसों का साग मिलता है, क्योंकि जाड़े के मौसम में सरसों का साग खूब मिलता है, कि जाड़े के मौसम में उसकी खेती की जाती है। अब आता है जायद क्रॉप्स या जायद क्रॉप्स। ये क्या है? बिसाइड दिस देयर आर सम क्रॉप्स, पल्स, दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, विच आर ग्रोन बिटवीन मार्च एंड जून, जो मार्च और जून के महीने में आ गया। एट मेनी प्लेसेस, हर जगह पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना। दीज आर नोन एज जायद क्रॉप्स, इनको जायद क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे मस्क मेलन, वाटर मेलन,
जून के महीना में देखिएगा, जब आप लोग का छुट्टी का समय चल रहा था स्कूल में, तो खूब उस समय में तरबूज मिलता था ना, लाल वाला तरबूज, वाटरमेलन ना, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसमें खूब मिलते हैं, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खूब मिलते हैं इसमें। अब आता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप किसको बोलेंगे, आप थोड़ा सोचिए तो। वैसे क्रॉप्स जिनसे फूड मिलता है, जो खाने के लिए यूज होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, फूड क्रॉप्स बोलते हैं ऑब्वियसली। तो वही बात है यहाँ पे, दोज ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। जैसे सीरियल्स हो गए, अनाज, दाल हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये खाने के लिए यूज होता है। तो जिनको हम खाने के लिए उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स बोलते हैं। फिर से, जिन्हें हम खाने के लिए उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन एक होता है कैश क्रॉप्स। क्या है, कैश क्रॉप्स, रोकड़ा, मनी। हम इनको खाने के लिए नहीं उगाते हैं, हम इन्हें इसलिए उगाते हैं ताकि इनको बेच के डायरेक्ट पैसे बना सके। मतलब जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए जिन प्लांट्स को उगाया जाता है उन्हें हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर। अब रबर का प्लांट हम मान लीजिए लेटेक्स है, रबर के प्लांट को लेटेक्स बोलते हैं। अब लेटेक्स की खेती कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको घरे पर रबर बना लेंगे क्या, और रबर बना के खा जाएंगे, नहीं, उसे बेच के पैसा बनाएंगे। तो क्या हो गया, कैश क्रॉप हो गया। कॉफी, सारा कॉफी पी जाएंगे, सारे मसाले खा जाएंगे, नहीं, इनको बेच के, ये स्पेशली बेचने के लिए ही बनाया जाता है, इनको बेच के पैसे बना देंगे, कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा ना जी। तो क्या बोलेंगे हम इनको, कैश क्रॉप्स बोलेंगे। तो फूड क्रॉप्स क्या हो गए, फूड क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को बोलते हैं जो खाने के लिए यूज होते हैं, जो हमारे फूडिंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन कैश क्रॉप्स हम लोग उन सभी चीजों को बोलते हैं, कैश क्रॉप्स, जो बेचने के लिए स्पेशली होते हैं, इनको बेच के पैसे बनाए जाते हैं। अब आता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये क्या होता है हॉर्टिकल्चर, पता है, एक कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले क्या होता था ना, बहुत पहले क्या, अभी भी, कि ऑर्चार्ड होता है ना, बगीचा, तो बगीचे में जब फल नहीं आते हैं अच्छे से ना, आम का पेड़ है, 2 साल 3 साल बीत गया, आम दे ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, उसको ले जाकर हॉर्टिकल्चरिस्ट से दिखाना चाहिए, तब वो पता लगाएगा कि आखिर क्या दिक्कत हो गई है। तो हॉर्टिकल्चर वाले जो होते हैं ना, जनरली ये सजावट के काम के लिए होते हैं ना, डेकोरेशन के काम में आते हैं, डेकोरेशन, सॉरी, ये डेकोरेशन के काम में आते हैं, डेकोरेशन के काम में। डेकोरेशन का मतलब होता है डेकोरेट किया जाता है, सजावट में आता है, सजावट, ये सजावट के काम में आते हैं, सजावट के काम में। इनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोलते हैं। इनको सजावट के लिए ही यूज किया जाता है, सजावट के लिए। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो घर में सजावट के लिए यूज होते हैं, जैसे आप देखिए ना, यहाँ पर ये फूल है। अब कितना, इतना ज्यादा फूल लोग पूजा करने के लिए तो नहीं लगाया होगा, जनरली निश्चित है कि इसका यूज किया गया होगा सजावट के लिए, ताकि लोग घर में आए तो देखें भाई ये सभी चीजें हैं। देखते हैं आप लोग, स्नेक प्लांट लोग घर में रखते हैं, सजावटे के लिए रखते हैं, ऐसा थोड़ी कि इसको लगा देने से स्नेक घर में घूमते रहेगा या स्नेक घर में नहीं आएगा, नहीं ना, सजावट के लिए यूज होता है। ये सभी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स घर में लोग रखते हैं, सजावट के लिए रखते हैं। तो इन सभी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मींस वी कैन से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंटल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। बहुत सारे वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ना, फ्लावर्स को या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को सजावट के लिए यूज किया जाता है, सजावट के लिए ही उगाया जाता है। इनको हम क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बोलेंगे। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बोलेंगे, जिनको सजावट के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बाबू, आज की क्लास में हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स की टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो आज आप इसे नोट डाउन करें, अच्छे से समझें,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे कि सीड्स का सिलेक्शन कैसे होता है, सोविंग कैसे होता है, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।